नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। तमिलनाडु में नीट बिल को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी जारी। नीट प्रवेश परीक्षा को खत्म करने वाले बिल को राज्यपाल ने लौटाया। विधानसभा ने फिर से पास किया बिल। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस। पेगासस जासूसी और कोविड पर सरकारी कोशिशों पर सदन में चर्चा। संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति देते हैं अभिभाषण। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि पर संसद में सरकारी आंकड़े जारी। फंड के तहत चल रहे 30 प्रोजेक्ट फिलहाल देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है एडेप्टेशन फंड। किर्गिस्तान के पामीर इलाके में 30 साल बाद दिखा एशियाटिक वाइल्ड डॉग। आवास को हो रहे नुकसान के चलते घट रही है आबादी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सिमट रहे हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग। और पुरानी धरोहरों के पास नो बिल्ड जोन में बदलाव करेगी सरकार। फिलहाल स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर है रोक। 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष कानून से मिलता है देश की धरोहरों को संरक्षण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते दिनों तमिलनाडु के राज्यपाल ने ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए नीट प्रवेश परीक्षा को समाप्त करने वाले विधेयक को विधानसभा को वापस कर दिया है। राज्यपाल RN रवि का मानना है कि यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब छात्रों के हितों के खिलाफ है, इसलिए तमिलनाडु विधानसभा को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि इस विधेयक में छात्रों को नीट प्रवेश परीक्षा के बजाय 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश देने की मांग की गई थी। वहीं विधेयक वापसी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संविधान द्वारा दिए गए अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहे हैं। दरअसल विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक को पिछले साल सितंबर में राज्यपाल के पास भेजा गया था। उसके बाद से ही तमिलनाडु सरकार राज्यपाल से इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने की मांग कर रही थी, लेकिन राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। हालांकि राज्य विधानसभा ने बीते 8 फरवरी को एक विशेष सत्र बुलाकर बिल को फिर से पारित कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र करता है। इसके तहत राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति देना या विधेयक को अस्वीकृत करना। दूसरा, विधेयक को संदेश सहित या बिना संदेश के विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजना। तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। वहीं संविधान का अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक से संबंधित है। आपको बता दें कि एक बार किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने पर विधेयक के अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों के संबंध में पूर्ण वीटो की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भेजे जाने पर भी अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तावित किए गए। इन संशोधनों में सरकार द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के कथित उपयोग और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों आदि का जिक्र है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान मिलता है। इसके अनुसार लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर साल के पहले सत्र के शुरू होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। इस संबोधन के लिए संसद के दोनों सदनों की सामूहिक बैठक जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति का संबोधन बीते साल में सरकार की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। साथ ही आने वाले साल में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण भी इसमें शामिल होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष के सांसद प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री के उत्तर से समाप्त होती है। चर्चा के दौरान यदि किसी भी संशोधन को सदन के सामने रखा जाता है और स्वीकार किया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है। चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो यह सरकार की विफलता मानी जाएगी और लोकसभा में सरकार अविश्वास में आ जाएगी। हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग 5000 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी है।
गौरतलब है कि नागरिकता संविधान की संघ सूची का विषय है। हालांकि संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। संसद द्वारा इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। आपको बता दें, भारतीय नागरिकता हासिल करने से जुड़े प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। यह अधिनियम 5 प्रकारों जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र सम्मिलन द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा, धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा, धारा 7 के तहत किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन वर्ष 2015 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों की नागरिकता अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया था। इस संशोधन के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने मलयालम समाचार टीवी चैनल मीडिया वन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने पर चैनल का लाइसेंस रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार किए जाने के पर्याप्त आधार हैं, इसलिए अदालत इस अपील को खारिज करती है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टीवी चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस न देने के कारण संवेदनशील और गुप्त प्रकृति के हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इन कारणों का खुलासा नहीं किया जा सकता। दरअसल मीडिया वन टीवी चैनल के लिए 10 साल की अनुमति सितंबर 2021 में समाप्त होनी थी। लिहाजा चैनल ने पिछले साल मई में लाइसेंस के रिन्यू करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। इसी को आधार बनाते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया और इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इससे पहले भी 2020 में चैनल को दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग के संबंध में 48 घंटे के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास सभी क्षेत्रों जैसे कि टीवी चैनल, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, सिनेमा घरों, टीवी पर प्रदर्शित फिल्मों तथा रेडियो से संबंधित सामग्री को रेगुलेट करने की शक्तियां होती हैं। साथ ही मंत्रालय इंटरनेट सामग्री तथा विशेष रूप से डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करता है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मान्यता देने के संबंध में केंद्र ने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्हें सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 नाम दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई पत्रकार कुछ ऐसी मंशा से काम करता है जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिहाज से ठीक नहीं है, तो उसकी मान्यता रद्द या निलंबित हो सकती है। इस संबंध में सरकार देश की एकता, विदेशी संबंध, कानून व्यवस्था या संज्ञेय अपराध को भी आधार बना सकती है। गाइडलाइंस में मान्यता को रद्द करने के मामले में शिष्टाचार, नैतिकता, अदालत की अवमानना और अपराध के लिए उकसाने जैसी बातों का भी जिक्र है। ये गाइडलाइंस उन जर्नलिस्ट पर लागू होंगी जो भारत सरकार से जुड़े अलग अलग मुख्यालयों में पत्रकारिता करते हैं। इन निर्देशों में आगे कहा गया है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर अगर मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें सूचना मंत्रालय को पूरी जानकारी देनी होगी। इस दौरान उन्हें 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी आचार संहिता नियमों का पालन करना होगा। न्यूज से जुड़ी वेबसाइट्स के लिए भी इन गाइडलाइंस में कुछ बातें हैं। ये वेबसाइट्स कम से कम 1 साल तक ऑपरेट होनी चाहिए। न्यूज पोर्टल के एडिटर को चाहिए कि वह एक भारतीय हो। इसके साथ ही उस वेबसाइट का रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में होना चाहिए। विदेशी न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रीलांस काम करने वाले लोगों को इन निर्देशों के मुताबिक मान्यता नहीं दी जाएगी। इन गाइडलाइंस में सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी के गठन की बात भी शामिल है। PIB के प्रधान महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में अधिकतम 25 सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार नॉमिनेट करेगी। एक बार समिति का गठन होने के बाद उसका कार्यकाल पहली बैठक से 2 साल तक का होगा। भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को वर्ष 2021-22 से 1700 करोड़ के बजट के साथ आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अब इस कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा बैठक तक जारी रखने की योजना है। इसका मकसद चमड़ा उद्योग क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, इस क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना और इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।
गौरतलब है कि इससे पहले इस कार्यक्रम को भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 2017 से 2020 तक यह कार्यक्रम 3 लाख से भी अधिक लोगों को कौशल देने में सफल रहा है। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन और कौशल विकास करने, चमड़ा उद्योग को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा टिकाऊ उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया है। साथ ही इसने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद चमड़ा उद्योग समूहों में गरीबी कम करने, लैंगिक समानता बढ़ाने तथा क्षेत्र विशिष्ट कौशल और शिक्षा प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाई है। राज्यसभा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि के तहत अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसके तहत शुरू की गई परियोजनाओं में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की तटीय क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं। उत्तरी केरल की तटीय आर्द्र भूमि कैपड़ की समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना इन गतिविधियों में शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत आजीविका के लिए तटीय आवासों और जैव विविधता का प्रबंधन तथा पुनरुद्धार भी इसके अंतर्गत रखा गया है। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय और शुष्क क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के लिए जलवायु प्रतिरोधी कार्रवाई करना भी इसमें शामिल है। इस निधि की स्थापना अगस्त 2015 में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुकूलन गतिविधियों को सहयोग देने के लिए की गई थी। इसका मकसद उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में अनुकूलन की लागत को वहन करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। नाबार्ड को इस कोष की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास अलग अलग तरह के ईंधनों और प्लास्टिक से होने वाले कचरे को साफ करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने स्थानीय उपाय निकाला है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने इसके लिए अंटार्कटिका के आसपास मिलने वाले सूक्ष्म जीवों का सहारा लिया है। ये माइक्रोब्स डीजल को चटकर इस महाद्वीप को प्रदूषण मुक्त करेंगे। गौरतलब है कि इस महाद्वीप पर मौजूद अलग अलग देशों के शोध केंद्रों पर बिजली और हीट के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन माइक्रोब्स में स्थानीय बैक्टीरिया और फंगी का इस्तेमाल किया जाएगा। बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट आदि की मदद से अपशिष्ट की सफाई को बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। इस तकनीक में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तेल, सॉल्वेंट्स और पेस्टिसाइड को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। ये माइक्रोब्स कचरे को जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदल देते हैं। यह कचरा उनके लिए भोजन का काम भी करता है। बायो रेमेडिएशन का इस्तेमाल इन सीटू और एक्स सीटू दोनों में किया जा सकता है। इस विधि में हालांकि सही तापमान, पोषण और खाद्य पदार्थ के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। कचरे को हटाने के लिए दूसरी विधियों के मुकाबले बायो रेमेडिएशन के कुछ फायदे हैं। इस तकनीक में कचरे को पर्यावरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजने की बजाय उसे गैर जहरीला या कम जहरीला बना दिया जाता है। यह विधि एक्सकैवेशन प्रोसेस यानी उत्खनन के मुकाबले अधिक इको फ्रेंडली है। साथ ही इसमें लागत भी कम आती है। बायो वेंटिंग, लैंड फॉर्मिंग, बायो रिएक्टर, कंपोस्टिंग, फाइटो रेमेडिएशन, बायो ऑगमेंटेशन, राइजो फिल्ट्रेशन और बायो स्टिमुलेशन इसी विधि में शामिल हैं। तेल को हटाने के लिए इस विधि में अमूमन फुसारियोस, बैसिलस सेरस, एस्परजिलस, नाइजर, पार्टिना, हेलोस्कार्सिया जैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले किर्गिस्तान में ढोल यानी एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स की मौजूदगी देखी गई। एक शोध टीम के मुताबिक मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र में ढोल को लगभग 30 साल बाद देखा जा रहा है। सर्वे में शोध टीम को हिमतेंदुओं और बिल्ली परिवार में शामिल यूरेशियाई लिंक्स जैसी प्रजातियों का भी पता लगा है। इससे यह माना जा सकता है कि मध्य एशिया का यह क्षेत्र हिमतेंदुओं और यूरेशियाई लिंक्स के लिए अनुकूल है। ढोल को एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसकी शारीरिक संरचना लोमड़ी जैसी और आकार बड़ा होता है। खोपड़ी एवं मुंह के अगले हिस्से के बड़े आकार और पूंछ के छोर पर काले रंग के रोएं से इनकी पहचान हो सकती है। ढोल की संख्या में गिरावट की बड़ी वजह इनका जटिल सोशल स्ट्रक्चर और आनुवंशिकता है। जानकारों की माने तो किसी भी दूसरे एशियाई मैमल के मुकाबले इन्हें ज्यादा भूमि की जरूरत होती है। इनके आवासों के नुकसान के चलते ये जीव अब दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सिमट कर रह गए हैं। पामीर और अल्ताई माउंटेन्स के पास इनकी मौजूदगी की वजह यहाँ लोगों की कम आबादी है। ढोल की घटती आबादी के चलते IUCN ने रेड लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। वहीं वन्य जीव संरक्षण कानून में भी इन्हें दूसरी अनुसूची में रखा गया है।
आपको बता दें कि यह प्रजाति घने वन, पतझड़ वन और पाइन वनों में रह सकती है, इसलिए मध्य भारत, पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर भारत में इन्हें देखा जा सकता है। बांधवगढ़, पेंच, मुदुमलाई, इंद्रावती और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ढोल की मौजूदगी देखी जा सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र की 100 मीटर की सीमा को बदलने की बात कह रही है। दरअसल संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 में किया गया 2010 का संशोधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई इनपुट लिए बिना किया गया था। इसके अलावा संशोधन द्वारा तय 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र और इस क्षेत्र के आगे के 300 मीटर रेगुलेटेड क्षेत्र की सीमा के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था। इसीलिए वर्तमान में इस मौजूदा सीमा को विशेषज्ञ समिति द्वारा तय की जाने वाली स्थल विशिष्ट सीमाओं से बदलने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस अधिनियम में संशोधन पर काम कर रहा है। इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 20A में परिवर्तन किया जाएगा। यही धारा किसी स्मारक के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र का प्रावधान करती है। अधिनियम में संशोधन के बाद विशेषज्ञ स्मारक समितियां एक विशेष स्मारक के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र तय कर सकेंगी। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्थलों पर अवैध इमारतों के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहरा सकेगा। इसके अलावा इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 1958 का यह अधिनियम ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्थल अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। भारत में ताजमहल, अजंता की गुफाएं, सांची का स्तूप और कोणार्क सूर्य मंदिर आदि को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के रूप में नामित किया गया है। इनका संरक्षण इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। हालिया बजट सत्र में लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने एनीमिया से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी चिन्हित समूहों में एनीमिया की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठा रही है। साथ ही मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी मुहैया करा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया को कम करने के लिए साल 2018 में की गई थी। यह अभियान 6x6x6 रणनीति के जरिए निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करता है। इसमें 6 लक्षित लाभार्थी समूह, 6 सरकारी हस्तक्षेप और सभी हितधारकों के लिए 6 संस्थागत तंत्र शामिल हैं। ये 6 लक्षित लाभार्थी समूह पुरुष, महिलाएं, किशोर, लड़के, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और बच्चे हैं। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त हो जाती है। इससे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। साथ ही विटामिन B12 और विटामिन A की कमी तथा आनुवंशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। आइए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, एक राज्य के राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखना किस अवधारणा का परिचायक है? A, संघवाद व्यवस्था की तरफ झुकाव, B, सत्ता का विकेंद्रीकरण, C, एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव या फिर D, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में न संविधान और न ही किसी कानून में अखबार को परिभाषित किया गया है। 2, भारत में फिलहाल डिजिटल न्यूज पब्लिशर किसी कानून के तहत विनियमित नहीं होते। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A, केवल 1, B, केवल 2, C, 1 और 2 दोनों या फिर D, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पारित न होने का प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन है A, राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, B, इससे ये समझा जाएगा कि मंत्रिपरिषद अलोकतांत्रिक रूप से पदस्थ है, C, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित होने की स्थिति तक सदन में बार बार पेश किया जाएगा, या फिर D, इससे ये समझा जाएगा कि मंत्रिपरिषद सदन में अपना विश्वास खो चुकी है और ये स्थिति मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनेगी। अगला प्रश्न, अपशिष्ट के जैव उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जैव उपचार केवल स्वस्थाने यानी इन सीटू ही किया जा सकता है। कथन 2,
तेल अपशिष्ट के निपटान के लिए बैक्टीरिया, कवक और यीस्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। कथन 3, फाइटोरेमेडिएशन जैव उपचार की एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, प्राय खबरों में रहने वाली 6x6x6 रणनीति का संबंध किससे है? ए भारत में एनीमिया उन्मूलन, बी तटीय क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान, सी जनजातीय समुदायों में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम या फिर डी द्वीपीय क्षेत्रों में शैक्षणिक प्रसार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com। साथ ही दृष्टि आज के हिंदी, अंग्रेजी और PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया है। यह कानून झूठे वादों, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। इस विधेयक में नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के धर्मांतरण के संबंध में अधिक सजा का प्रावधान है। साथ ही यह धर्म को छुपाकर किए गए विवाहों को अवैध घोषित करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि वर्तमान समय में IPC की धारा 498A के दुरुपयोग के चलते विवाह संबंधों में संघर्ष देखा जा रहा है। न्यायालय का मानना है कि इस धारा का पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ बदला लेने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। गौरतलब है कि IPC की धारा 498A को वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस धारा का उद्देश्य एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है। साथ ही यह धारा एक आपराधिक कानून है। इसके अनुसार यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ अत्याचार किया है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों में चलाया जाएगा जो सीमावर्ती देशों जैसे म्यांमार, नेपाल तथा बांग्लादेश से संचालित होती हैं। इस ऑपरेशन के तहत RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा। ये विशेष बल मुख्य रूप से मानव तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। बता दें, इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा राज्य के त्रिसूर जिले में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह केरल डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। यह नवाचार केंद्र की एक क्रॉस फंक्शनल योजना है जो नवीन विचारों को एक सुरक्षित मंच प्रदान करती है। राज्य सरकार इस परियोजना हेतु बुनियादी ढांचा मुहैया कराएगी तथा केंद्र सरकार ग्राफीन उत्पादों का निर्माण करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगी। बता दें कि ग्राफीन लचीला, पारदर्शी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ साथ दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाहकीय पदार्थ है। हाल ही में सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट के तहत केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की गई है। यह प्रोजेक्ट NECTAR यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच द्वारा शुरू किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 17,68,000 रुपए निर्धारित की गई है। NECTAR यानी नेक्टर द्वारा इस परियोजना की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में केसर को उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए की गई है। गौरतलब है कि केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खेती विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। इसका उपयोग स्वादिष्ट व्यंजनों, सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के चलते कई राजनीतिक जानकारों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम उपाय के रूप में रूस को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर सकता है। इसके चलते रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह दुनिया भर के बैंकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो विश्व स्तर पर धन के सुचारू लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय बेल्जियम में है।
हाल ही में 2022 के लिए 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कारों के नामांकन की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष के लिए नामांकित पुरस्कारों में दिल्ली के फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की एक डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर भी शामिल है। इसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंतिम 5 की सूची में जगह बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री बुंदेलखंड क्षेत्र में दलित महिलाओं द्वारा संचालित समाचार पत्र खबर लहरिया की प्रेरक कहानी और इसके प्रिंट टू डिजिटल संक्रमण पर प्रकाश डालती है। आपको बता दें कि 94वें वार्षिक ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन 27 मार्च को होना प्रस्तावित है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।